आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविज़न जो जम्मू एंड कश्मीर और वहाँ के लोगों के हित के लिए बनाया गया था। पर आखिर ये प्रोविज़न है क्या, और ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये प्रोविज़न ही जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने से रोकने लगा। ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोविज़न वहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि वहाँ के सरकार के लिए सियासी रोटी सेकने का एक जरिया बन गया। और आखिर क्यों इस प्रोविज़न को हटाना ज़रूरी हो गया था और कैसे इसे हटाया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्टोरिकल टॉक्स में, जहां हम देश और विदेश से जुड़े सभी घटनाओं को दोहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, तब जम्मू और कश्मीर के राजा जय सिंह से ये पूछा गया कि वो जम्मू और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान में से किस देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तब राजा जय सिंह ने ये फैसला लिया कि वो जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य रखना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि जम्मू और कश्मीर ना तो भारत का हिस्सा रहेगा ना ही पाकिस्तान का। पर कश्मीर में रह रहे मुस्लिम ये चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और इसी बात का फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी सेना ने इन मुस्लिमों को भड़काया और 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। जब ये हालात राजा हरि सिंह के हाथ से बाहर जाने लगे, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और ये समझौता किया कि अगर भारत अपनी सेना भेजकर उनकी मदद करता है तो वो जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला के सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स ऑफ इंडिया में साइन किया और जम्मू कश्मीर को अस्थायी रूप से भारत में मिलने की घोषणा कर दी गई। अब समझौते के अनुसार जम्मू और कश्मीर ने केवल 3 मामले, जो कि थे रक्षा, विदेशी मामले और दूर संचार के मामलों को भारत के हवाले कर दिया। पर राजा हरि सिंह ने समझौते के साथ साथ कुछ शर्तें भी रखी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया और ये वादा किया कि जम्मू और कश्मीर के लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है केवल तब तक के लिए भारत का संविधान इस राज्य के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट्स करेगा। जिसके बाद इसी कमिटमेंट के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया और 17 नवंबर 1952 से इसे लागू कर दिया गया। आर्टिकल 370। अब इस आर्टिकल ने जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों को कुछ स्पेशल पावर दिए थे, जैसे जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का संवैधानिक राज्य तो रहेगा, पर इस स्टेट के नाम, एरिया और बाउंड्रीज को केंद्र सरकार तब तक नहीं बदल सकती जब तक इसकी अनुमति राज्य सरकार न दे। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को यहाँ के रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर कोई भी दूसरा कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। आर्टिकल 370 के अनुसार यहाँ के लोगों का अपना अलग संविधान होगा, जिसका प्रशासन वो खुद ही चलाएंगे और भारत के संविधान से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। और तो और यहाँ पर देश के कोई भी दूसरे राज्यों के नागरिक किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास 2 फ्लैग्स होंगे, जिसमें से एक उनका खुद का है और दूसरा भारत का राष्ट्रीय झंडा होगा। साथ ही यहाँ के लोगों के पास 2 प्रकार की नागरिकता भी होगी, एक भारत की और एक जम्मू कश्मीर की। और यदि यहाँ की कोई भी महिला दूसरे राज्य के आदमी से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती है तो ना सिर्फ उसकी कश्मीरी नागरिकता बनी रहेगी, बल्कि लड़के को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर कश्मीर का कोई भी नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान जाता है और फिर वापस आ जाता है तो उसे वापस भारत की नागरिकता मिल सकेगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों यानी राष्ट्रगान और राष्ट्र झंडे जैसी चीज़ों का अपमान करना किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। और तो और इस आर्टिकल के कारण केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में कोई भी आर्थिक आपातकाल जैसा कानून नहीं लगा सकती है, यानी भले ही भारत के अन्य राज्यों पर आर्थिक आपातकाल जारी हो, पर इससे जम्मू कश्मीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही भारत के संविधान में किया गया किसी भी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं होता है, जब तक इसे राष्ट्रपति के आदेश पर लागू करने की अनुमति नहीं होगी। अब जब यह आर्टिकल बनाया गया था तब ही इसको टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर का टाइटल दिया गया था, यानी उस समय ये कहा गया था कि आगे चलकर इस आर्टिकल को जम्मू और कश्मीर के ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सहमति से हटा दिया जाएगा। पर अब सवाल ये था कि इसे हटाया कैसे जाए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1957 में ही डिसॉल्व हो गई थी, और इसके अलावा राज्य सरकार अनुमति देकर इस आर्टिकल को हटा सकती थी, जो कि अपने सियासी स्वार्थ की वजह से देने वाली नहीं थी। पर इन सब के बावजूद भी 5 अगस्त 2019 को एक बिल पास होता है, जिसके तहत आर्टिकल 370 के सभी प्रावधानों को हटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए इसका जवाब भी देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना होने की वजह से आर्टिकल 370 भारत में लगभग 63 वर्षों तक रही, पर फिर 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा एक बिल लाया गया और ये कहा गया। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्सर चीन को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहे। पर इसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति जरूरी थी। जी हाँ, जरूरी तो थी, पर जब यह आर्टिकल हटाया गया तब जम्मू और कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं थी। दरअसल 2018 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी ने कोalition गवर्नमेंट बनाया था, और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, जो सरकार पीडीपी बीजेपी अलायंस की सरकार होगी। पर जब जून में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तब वहां सरकार गिर गई और गवर्नर्स रूल लागू हो गया, और गवर्नर ने उन्हें 20 नवंबर तक का टाइम दिया और अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहा, जिसमें वो फेल हो गए। और गवर्नर ने ये ऐलान कर दिया कि अब जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव होंगे, और जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक गवर्नर रूल ही रहेगा। अब इसके बाद दिसंबर में एक बिल पारित होता है, जिसमें आर्टिकल 356 में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में ST/SC की पावर्स उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स को अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को दे दिया जाए, जिस बिल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी पारित कर दिया जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स गवर्नर को मिल जाती है। साथ ही जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल भी लागू हो जाता है। अब आता है 5 अगस्त 2019, वो दिन जब एक और अमेंडमेंट आर्टिकल 367 में किया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आज से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होंगे। और क्योंकि अमेंडमेंट 356 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स गवर्नर के पास थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर्स भी इनडायरेक्टली गवर्नर के पास आ गए, जिसके बाद आर्टिकल 370 के सारे प्रावधानों को रद्द करना आसान हो गया। अब इस अमेंडमेंट के बाद एक गैजेट पेश किया जाता है, जिसमें आर्टिकल 370 के सारे प्रावधानों को रद्द करने की बात कही जाती है, और जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के सहमति भी होती है, और इस गैजेट के साथ ही वोटिंग होती है, और 6 अगस्त 2019 को 370 यानी आर्टिकल 370 के सारे प्रावधानों को रद्द कर दिया जाता है, और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है।
पर अपोजिशन के रहते रूलिंग गवर्नमेंट का कोई भी काम इतना आसानी से हो तो नहीं सकता। तो इसके खिलाफ भी काफ़ी पिटिशंस फाइल किए गए, जिसको सुनने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को दी। पर इन सब के बावजूद भी 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और प्रेसिडेंट को पूरा हक है इसे हटाने का। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह भी दी कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन करा दिया जाए। पर अभी तक वहां चुनाव नहीं कराए गए हैं और आज भी वहां प्रेसिडेंट रूल कायम है। तो ये थी कहानी आर्टिकल 370 यानी 370 के पीछे की। आपको क्या लगता है, आर्टिकल 370 को रद्द करना ठीक था? और आखिर इसे रद्द किसके लिए किया गया? जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए या फिर सरकार के लिए? हमें कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर दें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।